नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। मणिपुर पर सवाल और नॉन स्टॉप बवाल। दिन बीत रहे हैं, तारीखें बदल रही हैं, मगर मणिपुर में हिंसा नहीं थम रही है। अब तो इस मुद्दे पर संसद भी गर्म है, विपक्ष का शोर भी बढ़ गया है। संसद में विरोध करने के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं और अपनाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में देखा जा रहा है। पहले सरकार को चेतावनी, फिर मामले में सुनवाई और सीबीआई जांच के भरोसे ने नया मोड़ ला दिया है। फिलहाल सरकार का कहना है कि हम मणिपुर में शांति बहाल की कोशिश में लगातार बने हुए हैं। दोनों पक्षों, कुकी और मैतेई के प्रमुख लोग उनके संपर्क में हैं और इस बीच अब विपक्षी गठबंधन या INDIA यानी कि इंडिया के 26 राजनीतिक दलों ने हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने का मन बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही विपक्ष का गठबंधन हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा और अब मणिपुर मामले को लेकर दिल्ली से लेकर राजस्थान तक की सियासत गर्मा गई है। इन लोगों में अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। एक बार इन्होंने नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और तब देश की जनता ने उनका हिसाब चुकता कर दिया था, चुन चुन करके साफ कर दिया था, उखाड़ फेंका था उन लोगों को। अहंकार से भरे हुए इन लोगों ने फिर वही पाप दोहराया है। ये सुधरने को तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। यात्रा में बहुत अच्छा नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यही आपका काम है और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मणिपुर में इन्होंने नफरत की बाजार खोली, चलिए हम जाके मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। जहां भी ये नफरत फैलाते हैं वहां आप जाके मोहब्बत की दुकान खोलिए। ऑपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना, जो हमारे दिल से निकला, इंडिया। हम इंडिया हैं और जैसे ही हमने नाम लिया, उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूं। इतना घमंड है, इतना अहंकार है। तो आप जाइए, मोहब्बत की दुकानें खोलिए और इस सिर्फ जनता के बीच में नहीं, सिर्फ मणिपुर में नहीं, अपने घर में भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, यूथ कांग्रेस की टीम के साथ आप मोहब्बत फैलाइए, उनको नफरत फैलाने दीजिए। असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 1150 रुपए का करके मचा रखी है, लूट मचा रखी उन्होंने लाल सिलेंडर को। सिलेंडर का रंग लाल है, वो डायरी का रंग लाल बता रहे, मैं बता रहा हूं असली तो ये है आपके सामने। मैंने सुना लाल टमाटर जो है
वो 150 किलो रुपए हो गया है, लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कपोल कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं, उसको लेकर राजनीति हो रही है। उसके बजाय तो उनको चाहिए असली पे आए, लाल टमाटर लाल है। और महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है, तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है, उसकी बात करते हैं कैसे मैं इनको राहत दे रहा हूं, वो बात नहीं करेंगे। चुनाव आ रहे इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता आज सिग्नल दे चुकी है, सीकर के अंदर तो जनता समझ गई है, और आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे पास कुलदीप यादव कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, राजू चंदेल बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, भूपेंद्र रावत सोशल एक्टिविस्ट से जुड़ चुके हैं। आप तीनों का टीवी 100 पर बहुत बहुत स्वागत है। तो राजू जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। मणिपुर पर विपक्ष आपको ललकार रहा है, पीएम राजस्थान पहुंचकर वहां पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद, क्विट इंडिया, मतलब इंडिया को ही घेरना, यानी कि सियासी रण ही आपके लिए सब कुछ बन चुका है। राजू चंदेल जी, मणिपुर जो हिंसा का दौर चल रहा है इस वक्त, ये काफी निंदनीय है। और लगातार जिस तरह आज पार्लियामेंट चल रहा है, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी चिट्ठी लिखी है कि भाई आइए बैठ के चर्चा कर रहे हैं इस पे, इसका मसले का हल निकला हुआ है। लेकिन क्या है कि ये लोग चर्चा से भाग रहे हैं जी। आज से पहले मणिपुर में कांग्रेस की भी सरकार रही, राजस्थान में, बंगाल में, बिहार में, आप देखिए आए दिन वहां अत्याचार हो रहे हैं दलितों पे, पिछड़ों पे। ये अपनी बातों को छुपाने के लिए आज जो है भाजपा के ऊपर जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं कि ये एक जो सामाजिक बुराई है, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का समय नहीं है। मणिपुर के ऊपर सभी लोग, सभी दल हम निंदा करते हैं, क्योंकि ये एक जिस तरीके से इसको रूप दिया जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। सबको मिलजुल कर इसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी दल इसको बढ़ावा दे रहे हैं और इसको हवा दे रहे हैं। इससे देश का नुकसान है, हमारे मानवता का नुकसान है। और मैं कहता हूं कि ये जो देश है, ये देश में नारियों का सम्मान किया जाता है, नारी की पूजा की जाती है। एक वक्त ऐसा आया था कि महाभारत काल में नारी का जब चीरहरण हुआ था, तो किस प्रकार से इस भारत वंश का नाश हुआ था। तो मैं कहता हूं कि समाज को और समाज के उन ठेकेदार को, और जो मैं कहता हूं कि ये महागठबंधन है, जिस हिसाब से महाभारत में चीरहरण हुआ था, महाभारत में चीरहरण हुआ था, और तब कृष्ण आए थे बचाने के लिए, लेकिन इस बार कोई नहीं आया। 2 से 3 महिलाओं का चीरहरण हो जाता है, कोई नहीं आया उनके बचाने को, उनकी अस्मिता को बचाने के लिए कोई नहीं आया। केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, क्या कर रहे थे आपके शासन और प्रशासन? उनको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए केंद्र सरकार वचनबद्ध है जी। चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं कुलदीप यादव जी से। कुलदीप यादव, इनका कहना, राजू जी का कहना है कि आप अपने दामन पर जो दाग लगा है उसको छुपाने के लिए मणिपुर के मुद्दा को लेकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कुलदीप यादव, पहले तो मैं आपको ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि राजनीति कांग्रेस कर नहीं रही है, विपक्ष का काम है कि आवाज को उठाना। और आज माननीय मोदी जी राजस्थान जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं, और ये बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, सदन में आह्वान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर राजनीतिकरण कर रहे हैं तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। भाई आपको, आपकी डबल इंजन की सरकार है। एक उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मंच पर से ये बोलते हैं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो आज आपका कायदे और फायदे वाली जो आप बाड़ी निकालते हैं, ये मणिपुर पे आपका क्यों नहीं बैठ रहा है? और मोदी जी क्यों संसद छोड़कर भाग रहे हैं? आए संसद में बैठे, और संसद के सामने सारे सांसद लोग आज घेराव कर रहे हैं। तो सरकार को तो आके बात चर्चा करनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। ये जो बोल रहे हैं ना
कि विपक्ष विपक्ष विपक्ष, और अभी ये हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी बता रहे हैं कि चीर हरण, जिस दिन आप संसद का उद्घाटन किए उस दिन पहलवान बेटियों का चीर हरण आपने किया, सड़कों पे घसीटा, और फिर अगर हम बोले तो बोलोगे राजनीति कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी मणिपुर गए, वहां के लोगों के दुखों को जानना चाहा, तब आप बोले कि राजनीति कर रहे हैं। और हम सदन में आह्वान कर रहे हैं, मोदी जी को बुला रहे हैं कि आइए बैठ के चर्चा करते हैं, फिर मोदी जी भाग रहे हैं। किस मुंह से कहते हैं आप सब? राजू जी जवाब दीजिए। उनका कहना है कि आप जिस हिसाब से बेटियों की सुरक्षा को लेकर दावे ठोकते रहे वो फेल हो गए हैं। यूपी सरकार जिस हिसाब से कहती थी कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, वो चीज अदर राज्यों में लागू क्यों नहीं हो पाई? क्यों आखिरकार लड़कियों को, महिलाओं का चीर हरण आपकी सरकार में हो रहा है और उसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? कुलदीप यादव जी का कहना है, जवाब दीजिए राजू चंदेल जी। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस तरह की जो घटना है ये सामाजिक घटना है, और ऐसी घटनाओं से राज्य और देश का विनाश होता है। कांग्रेस पार्टी अपनी गिरबान में झांक के नहीं देख रही। आप देखिए कि राजस्थान के अंदर कितनी दलित बेटियों का बलात्कार हुआ है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, और आज किस प्रकार से मानवता का गला घोटा जा रहा है। बिहार के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां ये महाठगबंधन मौन बैठा है, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज मणिपुर की घटना को राजनीतिक तूल दे रहा है महाठगबंधन। ये राजनीति की भूख इनकी इतनी बढ़ गई है कि ऐसे मामलों को दबाने के बजाय उसको तूल दे रहे हैं ये लोग। जी राजू जी, इसका जवाब लेंगे कुलदीप यादव जी से, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे भूपेंद्र रावत जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र जी, जिस हिसाब से मणिपुर की हिंसा होती है, विपक्ष हमलावर है, सत्ता पक्ष चर्चा करने के लिए सदन में तैयार है, और अब विपक्ष का जो गठबंधन है उसका एक डेलीगेट्स मणिपुर जाने वाला है, क्या लगता है इसका कितना फायदा होगा? क्या डेलीगेट्स अगर वहां जाता है मणिपुर, इससे स्थिति बहाल होगी? भूपेंद्र रावत, मैं तो बधाई देना चाहता हूं इंडिया अलायंस के तमाम राजनीतिक दलों जो हाथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये फैसला लिया कि हमें मणिपुर जाना चाहिए जी। और मैं अपील करता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जी, वो कम से कम अगर मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं तो इतना तो कर सकते हैं कम से कम देश के मुखिया होने के नाते कि वो अपील करें मणिपुर की जनता से जी कि मणिपुर की जनता जो दो समूह आपस में, मैं आपको एक बात आपके माध्यम से साफ कहना चाहता हूं जी, हो सकता है कि शुरुआती दौर में नरेंद्र मोदी इस खेल का हिस्सा नहीं रहे होंगे जी। बीरेन्द्र सिंह ने अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए पुलिस के हथियार मैतेई को सौंपे होंगे, लेकिन आज देश जानना चाहता है कि नरेंद्र मोदी मौत क्यों है, क्या कारण? देखिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, ये भाजपा के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, आप एक बात बड़ी गंभीरता से समझिएगा जी। हमारे मणिपुर राज्य में 5000 राइफल, लाइट मशीन गन, 6,32,000 गोलियां, आंसू गैस के गोले मैतेई समुदाय के पास हैं, जिनके बूते वो नंगा नाच कर रहे हैं। बीरेन्द्र सिंह ने कहा ये एक वीडियो पर आप हाई तौबा कर रहे हैं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं, मैं बधाई दे शुक्रिया अदा करता हूं इंडिया अलायंस में जुड़े राजनीतिक दलों का कि वो वहां जाने का फैसला ले रहे हैं। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आपको मालूम है कि नहीं, उन 5000 ज्यादा हथियारों के आगे हमारे भारत की सेना असहाय महसूस कर रही है जी। हमारे देश में जिन दुनिया में जो कोई भी महिलाओं का सम्मान करता है, मानवता का सम्मान करता है, इंसानियत का सम्मान करता है, आपको मालूम है कि ब्रिटेन की संसद में, आपको मालूम है कि यूरोपियन यूनियन की संसद में, आपको मालूम है कि अमेरिका चिंतित है, आपको मालूम है कि मेरे जैसे करोड़ों लोग जो मां महिला का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। हमारे लिए सबके लिए बहुत अपमानजनक बात है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने वहां पर अपने आरएसएस बीजेपी के गुंडों के हाथों में वहां 5000 राइफल और लाइट मशीन गन सौंपती है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी संसद में नहीं बोल रहे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, संविधान यह कहता है, अभी अविश्वास प्रस्ताव जब आया है तो अविश्वास प्रस्ताव के बाद
मैं एक बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी लिखा हुआ पढ़ते हैं, वो पता नहीं किसके जमूरा है, कौन लिखता है, लेकिन जो लेखक है उनका उसे लिखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी अपील करें मणिपुर की जनता से, और मणिपुर में जो भाजपा आरएसएस के गुंडे हैं उनसे अपील करें, उन्हें आदेश दें कि वहां जो बीरेन सिंह की सरकार ने उन्हें राइफल और लाइट मशीन गनें सौंपी है आदिवासियों का नरसंहार करने के लिए, वो उन्हें वापस ले। और मुझे लगता है कि इसमें मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जी, जिस तरीके से सेना असहाय हो गई है, जिस तरीके से भारत की मोदी सरकार ने भूपेंद्र रावत जी जवाब ले लेते हैं। एक मिनट जी, पहले सुनिए, राजस्थान की घटना हो सकती है, अगर राजस्थान में भी ऐसा चल रहा है, वर्ग युद्ध है, तो सरकार को बर्खास्त करो। अगर वर्ग युद्ध चल रहा छत्तीसगढ़ में तो बर्खास्त करो सरकार को। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, घटना अलग मामला होता है, यह षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र का हिस्सा पूरी मणिपुर की मशीनरी सरकार और मोदी सरकार इसका हिस्सा है। और क्यों है? क्योंकि लाशों पर भाजपा की राजनीतिक रोटियां सिकी है। जब लाशों की ढेर पड़ती है तो भाजपा का वोट बैंक बढ़ता है। ये दुख और अफसोस की बात। बिल्कुल। राजू चंदेल जी, आपने सुना होगा भूपेंद्र रावत जी ने आपके सरकार पर आरोप लगाए। उनका कहना है कि मैतेई जो समुदाय है वहां पर जो उनको शस्त्र प्रोवाइड करवाए गए वो आपकी सरकार ने किए। आपने अपनी सरकार के खिलाफ अभी तक क्या एक्शन लिया? और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर की जनता से शांति की अपील क्यों नहीं की? आखिरकार आप इतने पीछे क्यों हैं? राजू जी, देखिए, जो भूपेंद्र जी जिनका आप ये जिक्र कर रहे बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनके पास आंकड़े कहां से आ रहे हैं। तो सरकार ने कोई ऐसे आंकड़े जारी नहीं करे हैं। जो ये कह रहे हैं इतने वेपन आए हैं, ऐसा लगता है महागठबंधन के जो एजेंट के रूप में ये बात कर रहे हैं। तो जो आंकड़े इनके पास है, ऐसा लग रहा है कि राइफल वगैरह इन्हीं के दलों ने महागठबंधन ने दी है जी। ये जो उपद्रव वहां मचा रहे हैं, तो इस तरह ये महागठबंधन जो है अफवाहें फैला रहा है, वहां कंट्रोल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारी फोर्सेस ने, हमारी इंटेलिजेंस ने वहां के हालातों को काफी हद तक काबू में कर लिया है। और उसका जवाब देने के लिए हमारे गृह मंत्री जी तैयार हैं। ये लोग सुनने को तैयार नहीं है, ये लोग बहस करने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग भाग रहे हैं महागठबंधन के लोग। राजू चंदेल जी, हालात अभी भी काबू में नहीं है। कल भी विष्णुपुर में हिंसा देखने को मिली, गोलीबारी हुई है वहां पर भी। देखिए, इक्का दुक्का घटनाएं हो रही है, छुपे बैठे हैं, और जल्दी उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। और सुरक्षा बल पूरी तरह तैनात है वहां, ऐसी बात नहीं है। चलिए, भूपेंद्र रावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भूपेंद्र रावत जी, जिस हिसाब से इनका कहना है कि आप जिस हिसाब से गठबंधन के एजेंट के रूप में, आंकड़े कहां से आते हैं? ये आंकड़े आपके पास? देखिए, मैं बताता हूं, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं मोहन भागवत नहीं हूं जो झूठ बोलेगा। मैं भूपेंद्र रावत हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भी अपील की हथियार वापस जमा कराओ। मैं आंकड़े बता रहा हूं, 6,32,000 गोलियां इनके पास है, इनके पास राइफल, जो इम्फाल में पुलिस ट्रेनिंग केंद्र है, और बटालियन के पास 2 हथियार है, वो सारे के सारे बेटे समुदाय को सौंपे गए हैं। इसके बाद आपके पास आते हैं। घटना से क्यों मुंह मोड़ रहे हैं? हेलो, बिहार की घटना से क्यों मुंह मोड़ रहे हैं? हेलो सर, आ रही आवाज आ रही, बोलिए आप। भूपेंद्र रावत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भूपेंद्र रावत हूँ। झूठ अगर मैं बोलूं तो मेरे पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराए भाजपा। डबल इंजन की सरकार है। मैं जो बात करता हूं गंभीरता के प्रमाणिक तौर पर करता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज की तारीख में शांति के लिए सबसे पहले भाजपा आरएसएस के जिन गुंडों के पास वो हथियार है, उनकी जब्ती के लिए मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेवारी बनती है। वो सेना से लेकर चाहे वायुसेना और तमाम सेना लगा करके, ये मैतेई समुदाय के पास हथियार नहीं है, हथियार आरएसएस बीजेपी के गुंडों के पास है। वो पूरा मैतेई समुदाय की संख्या तो लाखों लाख में है। हम ये कह रहे हैं, मोहन भागवत को अपील करनी चाहिए और मुख्य न्यायाधीश को पूरी कड़ाई के साथ सेना को आदेश देना चाहिए। सर्च ऑपरेशन चलना चाहिए एक एक आरएसएस भाजपा के गुंडे के घर पे, और वहां से हथियारों की जब्ती होनी चाहिए। जब तक वहां से हथियार नहीं बरामद करोगे, जब तक गुंडों के पास हथियार रहेंगे, तब तक मणिपुर की आदिवासी महिलाओं के साथ। भूपेंद्र रावत जी इसका जवाब लेंगे इनसे, राजू चंदेल जी से इसका जवाब लेंगे।
लेकिन इससे पहले कुलदीप यादव जी का जवाब ले लेते हैं। कुलदीप यादव जी, जिस हिसाब से मणिपुर जाने के लिए डेलीगेट्स तैयार है, अगर मणिपुर की जो हिंसा हो रही है वहां पे स्थिति अभी संवेदनशील बनी हुई है और इसी संवेदनशील स्थिति में मणिपुर जाएगी डेलीगेट्स, क्या लगता है कि स्थिति बहाल हो पाएगी या माहौल और बिगड़ जाएगा? कुलदीप यादव जी देखिए, मैं बात मणिपुर का मुद्दा जो है मैं साफ बता देना चाहता हूं जी कि अभी प्रधानमंत्री देश के हमारे मोदी जी इस महागठबंधन इंडिया को इस इंडिया कंपनी से जोड़ने का काम किए। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जनता भी ये जानती है कि इस इंडिया कंपनी के आगे यही आरएसएस के लोग, यही बीजेपी के लोग अंग्रेजों के पास जाते थे हमारे देश की बहन बेटियों को लेकर और अपना पीठ थपथपवाते थे। और आप बोल रही हैं स्थिति कैसे शांत होगा? स्थिति तब शांत होगा, अभी डबल इंजन की सरकार इनकी है ना, और डबल इंजन की सरकार 2024 में जब ये खत्म हो जाएगी, स्थिति ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी। और इनका मंशा मणिपुर की आदिवासी जमीन पर टिकी हुई है। ये हिंदू मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं। अभी ज्ञानवापी का मुद्दा, ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे, हॉस्पिटल पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे नहीं बात करेंगे, बहन बेटियों की सम्मान पे बात नहीं करेंगे। अभी मणिपुर का मुद्दा पहले मुझे लगता है, हेलो भूपेंद्र रावत जी आपके पास आएंगे, कुलदीप यादव जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, आएंगे आपके पास। वही ये सब है जो इंडिया है ना, ये सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही रहे हैं। आज तक हमारे देश का तिरंगा अपने आरएसएस वालों ने नहीं फहराया, और आज महागठबंधन को इस इंडिया कंपनी और अदर कंपनियों के बारे में मोदी जी बोल रहे हैं। और खुद चाटुकारिता उन्हीं ईस्ट इंडिया कंपनी का है सब किए। हमारी देश की बहन बेटियों का इज्जत नीलाम इन्होंने किया है, और आज ये बोल रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। एक तरफ है हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं और राम राज्य की बात करते हैं। रावण ने जो काम नहीं किया वो सारे काम बीजेपी सरकार कर रही है। राजू चंदेल जी जवाब दीजिए, बेटियों की अस्मिता तार तार हो रही है, कैसे बनेगा विश्व गुरु? हल्की है, आप मुझे बताइए। राजू चंदेल जी, बेटियों की अस्मिता तार तार हो रही है, कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु? कुलदीप यादव जी का आरोप है कि किस हिसाब से बीजेपी सत्ता में है उसके बाद भी महिलाओं के साथ ये बदहाली, ये स्थिति जो है वो गंभीर होती जा रही है। राजू चंदेल जी, आज विषय मणिपुर का ही नहीं पूरे देश का है, और ये जो आज सत्ता के भूखे लोग हैं वो पर्दे के पीछे रह के ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए। ये घटना हुई है, इसकी और सरकार क्यों बदनाम हो रही है? सरकार ऐसे ही लोग इन बातों को बढ़ावा देते हैं। आज जब इनके राज्यों में घटनाएं होती हैं तब तो ये चुप्पी साध लेते हैं, धृतराष्ट्र की तरह आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, गंधारी बनकर के कलकत्ता में वहां के राजनेता बैठ जाती हैं, वहां नहीं बोलते हैं। जब इनके अपनी बात आती है तो मौन धारण कर लेते। हम इसकी लगातार निंदा कर रहे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी मणिपुर के अंदर वहां धर्म गुरुओं का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाए, और उसके लिए हमारे धार्मिक धर्म गुरु जो किसी, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम समाज से है, चाहे किसी भी वर्ग से आते हैं, उनको भेजा जाना चाहिए। आज माहौल वहां शांति स्थापित करने का है, राजनीतिक लोगों को वहां भेजने से और माहौल खराब होगा। जी भूपेंद्र रावत जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप अपनी एक बात आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, ये तो साधारण कार्यकर्ता भाजपा का होगा, लेकिन जिस तरीके की बेशर्मी से महिला बाल विकास मंत्री, सुनिए, जिस बेशर्मी से महिला बाल विकास मंत्री मणिपुर के मामले पर क्रोधित थी संसद के अंदर, उनको दुख नहीं है। इनको दुख और अफसोस इस बात का है कि ऐसी वीडियो जब हमने बंद कर रखा है, इंटरनेट जब हमने बंद कर रखा है, खुली छूट दे रही। मैं इस व्यक्ति से एक बात जानना चाहता हूं, इन्हें पूछो 4 मई को पुलिस की हिरासत से जब बेटियों को लेके गए, आपको बताता हूं कारगिल के विजेता, कारगिल की लड़ाई में जो सूबेदार थे उनकी पत्नी को नंगा कर दिया गया। वो महिला आज डिप्रेशन में चली गई है।
जो कारगिल के युद्ध में हमारे देश को बचा पाया, अपनी पत्नी का सम्मान नहीं बचा पाया, मैं ये कहना चाहता हूं, ये पूरे देश के फौजाओं का अपमान इन्होंने किया है। हमारे देश में मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से उन महिलाओं को नग्न किया गया, हमारे देश की आधी आबादी का सम्मान का मामला है। इन्होंने आत्मा बांट डाली संविधान की, महिला सम्मान की, लोकतंत्र की, मानवता की, राजनीति की, इंसानियत की, हर एक की हत्या कर दी है संघ की सरकार ने। मैं ये बात दावे के साथ में कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को इतनी बात बोलने में मैं इनको दुख इस बात का नहीं कि मणिपुर में आदिवासियों की महिलाओं को नंगा किया गया, एक सूबेदार की बीवी को नंगा कर दिया गया, वहां हत्या कर दी गई, बलात्कार कर दिया गया, झूठ लूट दिए गए, कत्लेआम कर दिया। इनको दुख इस बात का है कि हमने इंटरनेट बंद कर रखा था, ये वीडियो बाहर कैसे आया। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, ये कह रहे हैं धर्मगुरु, कौन से धर्मगुरु की बात करोगे? अरे धर्म गुरु से नहीं चलता है, देश की हिफाजत करनी है। 5000, मैं दोबारा वापस बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी की ताकत अगर नहीं है तो मैं अपील करता हूं मुख्य न्यायाधीश से कि हथियार सौंपने वाले वीरेंद्र सिंह को, चुपचाप एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिस प्रमुख को, इस मामले में पर्दा डालने वाले गृह मंत्री अमित शाह को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल में डाला जाना चाहिए। और सेना के हवाले मणिपुर को करके, मणिपुर के एक एक घर से जब तक हथियार बरामद नहीं करोगे, मैं भी मानता हूं जैसे इंडिया डेलीगेशन के लोग वहां जाएंगे, आरएसएस के गुंडे उसके बाद फायरिंग बढ़ाएंगे, फायरिंग झोंकेंगे। अभी मामला यह है, अभी तक तो वो सीमांत का मामला है, मिजोरम में आग चली गई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भारत को खत्म करने के लिए आरएसएस, बीजेपी, मोदी ने चीन से सुपारी ले रखी है। हमारा देश का 1700 किलोमीटर लंबी सीमा है नेपाल के साथ। नेपाल के 40,000 सैनिक, हमारे गोरखा की बात कर रहा हूं, हमारे देश की सेना में भर्ती होते थे। पिछले 4 साल से नेपाली गोरखा भर्ती नहीं हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने सेना खत्म करके अग्निवीर कर दिया है और नेपाली भर्ती होने जा रहे हैं चीन के साथ। मैं बधाई दे, शुक्रिया है इस देश का कि हमारे देश में इंदिरा जैसी शासक हुई, उन्होंने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, लेकिन एक हिस्से पाकिस्तान की रक्षा के लिए देश का कितना बजट लगता है। और जब पूरा चीन नेपाल के साथ खड़ा होगा तब आप कल्पना करो 1700 किलोमीटर की सीमा की सुरक्षा के लिए देश का दिवाला निकल जाएगा। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, मणिपुर एकदम सीमांत क्षेत्र है। क्या कारण है उन आदिवासियों का कत्लेआम हो रहा हो, उन्हें नंगा परेड की जा रही हो, बलात्कार किए जा रहे हो और देश का प्रधानमंत्री खामोश है कि क्या? इसका मतलब यह है कि ये चाहते हैं भारत के लोग, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग कि आदिवासी वहां बगावत करे, भारत के साथ रहने से आनाकानी करे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ में जो मैंने सवाल उठाया, सुपारी ले रखी है मोदी सरकार ने हमारे देश के सेना के आला अधिकारी, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिक और सेना अधिकारी, और विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है। नेपाल में रुपए चलना बंद हो गया भारत का। अब कल्पना कीजिए, देश का जिस दिन नेपाली सैनिक भर्ती हो गए चीन में, 200 साल का वीरता का इतिहास है नेपालियों का, और उसको ठेंगे पर रख दिया क्योंकि देश को खत्म करने के लिए चीन से सुपारी लेकर के ये देश चलाया जा रहा है मोदी के माध्यम से। और मैं कहना चाहता हूं, यही नहीं, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, उससे पहले जो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है उसने 2015 में भारत माता का फोटो एक जारी किया था, उसमें लद्दाख गायब था। नरेंद्र मोदी ने फिर जारी किया। मैं कह रहा हूं, ये देशद्रोही भी है, ये देशद्रोही भी है, देश के गद्दार भी है, और ये कत्लेआम करा रहे महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी है। उनकी जिम्मेदारी बनती है आदिवासियों की हिफाजत के लिए मणिपुर में मोदी सरकार को विवश करे। भूपेंद्र रावत जी जवाब ले लेते हैं और उसके बाद आएंगे कुलदीप यादव जी आपके पास, लेकिन उससे पहले राजू चंदेल जी से जवाब ले लेते हैं। जिस हिसाब से आपके ऊपर आरोप लगे, आपने सुना होगा अभी, एक देश को बचाने वाला सैनिक अपनी पत्नी की अस्मिता नहीं बचा पाया, आपकी सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे राजू चंदेल जी? जैसे कि ये महानुभाव जी बोल रहे हैं महाठगबंधन के एजेंट के रूप में, इन्हें नहीं पता होगा कि कांग्रेस पार्टी ने ही चीन से आप अभी पीछे देखिए कितना हल्ला मचाता है, ऐड के रूप में कितना पैसा खाया, इनके खातों में आया, इनके फाउंडेशन में पैसा आया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी चीन के आगे हाथ नहीं फैलाया, हाथ ये फैलाते हैं, ये उनकी दलाली करते हैं, ये उनके दलाल हैं।
ये भाजपा पे और संघ पे आरोप लगाने वाले कौन होते हैं? इनको आंकड़े पता है, क्योंकि हथियार यही लोग दे रहे हैं उन आदिवासियों को, या आतंकवाद को यही लोग बढ़ा रहे हैं। 370 को जो वैकल्पिक था, जम्मू कश्मीर की बातें ये कर रहे हैं, वहां दलित लोगों को ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, उनके बच्चे पढ़ लिख के अफसर अधिकारी नहीं बन पाते थे। आज जब उनके अधिकार उन्हें मिले हैं देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो इनको मिर्चें लगी हैं। ये तो अपने टाइम में समय में कुछ नहीं कर पाए। आज भारतीय जनता पार्टी कुछ करने को चली है तो राज्य भर में ये लोग इसी तरीके से उपद्रव फैला रहे हैं और इस तरह दंगे का सहारा ले रहे हैं। और रही मणिपुर की बात, मणिपुर के दंगे जल्द ही कंट्रोल में होंगे और जो दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये इसके पीछे किनकी शरारत है और कौन लोग बढ़ा रहा है? और ये कहते हैं कि मैं जिम्मेवारी से जवाब दे रहा हूं। ये क्या जिम्मेवारी? इन्हें तो ये भी नहीं पता कि चाइना से कितना फंड आया है फाउंडेशन के अंदर। ये तो पैसा खा के बैठे उनकी दलाली कर रहे हैं। ये देश का माहौल खराब करने में तुले हुए हैं और चिंतित है भारतीय समाज। इन बेटियों के साथ जो दुर्घटना हुई है कोई सरकार ने नहीं करी है, ये समाज के ही लोग हैं, इन्हीं के भेजे हुए गुंडे हैं जो इस तरह सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बदनाम करने के लिए इन्होंने अपने एजेंडों द्वारा किया गया है। ये अभी देखेगा, जांच चल रही है इस चीज की और जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये चाइना की दलाली कर रहे हैं बैठ करके हर चैनल पे, पैसा इन्होंने लिया, दूध का दूध पानी का बनाया हुआ है। और देखिए, आप याद कीजिए राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर जो पैसा लिया था चाइना से। आपकी आवाज मिल रही है, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बार बार चाइना की वकालत करते हैं और जिन लोगों ने चाइना के इशारे पे काम की दुर्दशा देखिए, श्रीलंका की दुर्दशा देखिए, नेपाल की देखिए, नेपाल का प्रधानमंत्री घुटने के बल पे भारत में आया है। एजेंट बताया जा रहा है कि गठबंधन के एजेंट है और ये फालतू की अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। बैठे सुनो, आप गंभीरता से सुनिए। हमारे देश में सीता जी का हरण करने वाले रावण का विनाश कर दिया गया। हर साल का पुतला फूंकते हैं महिलाओं के सम्मान के लिए। हमारे देश में द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए महाभारत एक कौरवों का वंश का विनाश कर दिया गया। और हमारे देश के अंदर एक फौजाई सूबेदार की बीवी को नग्न करवाए भाजपा के गुंडे और सरकार, और आदिवासियों को नंगा करके घुमाए और हम सवाल खड़े न करें। ये देश के साथ देखिए, सुनिए, तो हमारे देश की सेना को कमजोर करके 4 साल के लिए अग्निवीर बनाने के लिए मैंने तो नेपाल के लोगों से कहा कि तुम भर्ती मत हो। नेपालियों से मैंने नहीं कहा, गोरखाओं से, कि तुम चीन में जाके भर्ती हो। मैंने नहीं कहा कि नेपाल में भारत का रुपए नहीं चलना चाहिए। पर हमारे देश के विश्व गुरु और चीन से सुपारी लेने वाले देश के गद्दारों ने, और जो ये व्यक्ति बोल रहा है 2007 से जैसे कुत्ते पालते हैं ऐसे आरएसएस बीजेपी को चीन पाल रहा है। चीन के टुकड़ों पर पलने वाले हैं ये, और मैं गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं। फिर मैं कहना चाहता हूं देशवासियों, जिस तरीके से सीता हरण के लिए रावण का वंश का निर्वंश किया गया था, द्रौपदी का चीरहरण करने पर कौरवों का विनाश कर दिया गया था, उठ खड़े हो जाओ देश के पूरे सैनिकों के परिवार और देश के तमाम महिला शक्तियां। अब आरएसएस की सरकारों का भी विनाश करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारे देश के अंदर कत्ले आम मचा रहे हैं। अभी आपको बताना चाहता हूं, ये बेचारा जानता नहीं है, मिजोरम में आग लग गई है। और आपको बताऊं, अगर अभी ये आग नागा तक, ये ईसाई बात कर रहा है, अभी ये हिंदू ईसाई का झगड़ा नहीं है। अगर ये गलती से हिंदू ईसाई का झगड़ा हो गया, इसमें नागा कूद गए, तो मैं दावे से कह रहा हूं, क्योंकि नागा भी ईसाई है, ये मामला है आदिवासी और गैर आदिवासी का। अभी अगर ये सुनो, इसको मालूम नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी और आरएसएस चाहता है ये ईसाई और हिंदू का झगड़ा बन जाए, ताकि कहीं ईसाई और हिंदू के झगड़े में, कहीं हिंदू और मुसलमान के झगड़े में। लेकिन देश इन गद्दारों को पहचान चुका है, देश जान चुका है कि चीन से पैसा लेकर के भारत की सेना को कमजोर करने के लिए भूपेंद्र रावत जी आपके आरोपों का जवाब लेंगे राजू चंदेल जी से, लेकिन उससे पहले चलते हैं कुलदीप यादव जी से। काफी देर से वो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। कुलदीप यादव जी, बीजेपी का लगातार आरोप है कि आप अपने राज्यों की जो घटनाएं होती हैं उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो गाना सर याद आता है कि लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, और कोई मंत्री सवाल उठाता है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये चुनरी में लगा दाग बर्खास्तगी से मिटाया जाएगा और उस लाल डायरी में राजस्थान का काला सच छुपा हुआ है। ये लगातार बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है। कुलदीप यादव।
देखिए, पहले तो जो चुनरी का दाग जो लगा है, सबसे ज्यादा दाग अगर किसी पे लगा है तो माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर लगा है, देश के गृह मंत्री पे, और जो ये बीजेपी के प्रवक्ता लोग हैं इनके चुनरी पे दाग लगा है। ये बोल रहे हैं विपक्ष कुछ करती नहीं। मैं बताता हूँ आपको जनवरी और दिसंबर का महीना इस साल का याद होगा। हमारी पंजाब के जत्थेदार अमृतपाल सिंह जब पंजाब में माहौल खराब करने का काम किया, वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह जो केंद्र सरकार को मैसेज किए। आज इनको शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री मोदी को। और जो प्रवक्ता बैठ के ना राम 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 कर रहे हैं, ये ढोंगी है, राक्षस है, जो है सच्चाई नहीं बोल रहे हैं। और इनको डिबेट पे बैठकर क्या बोल रहे हैं, झूठ बोले कौआ काटे। अरे कौआ नहीं, आपको देश से तो इस प्रकार से निकाला जाएगा कि आप सबको याद आ जाएगा। सच्चाई ये है कि विपक्ष हमेशा देश के साथ था और देश के साथ रहेगा। तुम सब देश को बेचने के लिए जो माया जाल हिंदुत्ववादी अपना दिखा रहे हो, ये अब तुम्हारा सबका चलने वाला नहीं है। देश अब आपको समझ चुकी है और आप देश इन बीजेपी की नीतियों को, आरएसएस की नीतियों को समझ चुकी है। इनको शर्म आना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री बेशरम हो गया है तो उसके कार्यकर्ता उनको कहां से सम्मान और मान सम्मान का मर्यादा मालूम होगा। जी राजू चंदेल जी, आरोपियों पे आरोप लग रहे हैं। मणिपुर मुद्दे को लेकर आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, चाहे सड़क पर हो या संसद में हो। आखिरकार जवाबदेही क्या बनती है? पंजाब में जब अमृतपाल के ऊपर एक्शन हुआ, अमृतपाल के ऊपर राजू चंदेल जी से जवाब दे देते हैं। वीरेंद्र सिंह क्यों नहीं आए देश के सामने? पाकिस्तान में बैठे अपना मुंह छुपा रहे हैं, उनका चेहरा ही नजर नहीं आ रहा। राजू चंदेल जी, जिस जरा आप मुझे बता दीजिए क्या कह रहे हैं आप? राजू चंदेल जी, जिस हिसाब से आप पर आरोप लग रहे हैं, मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष चारों तरफ से आपको घेर रहा है, संसद में चर्चा करने की कोशिश की जा रही है, चर्चा करने की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री का बयान लिया जा रहा है, बयान की मांग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सदन में कार्रवाई क्यों नहीं चल पा रही है? सत्ता पक्ष की जवाबदेही होती है, आखिरकार आप लोग नाकाम क्यों हो रहे हैं? सदन की कार्रवाई भी नहीं चल पा रही है, चारों तरफ से घिर चुके हैं मणिपुर मुद्दे को लेकर। राजू चंदेल जी, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, इनका अनुभव कम है और इन्हें जानकारी नहीं है। ये आपको बता देना चाहता हूं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि आइए हम मणिपुर पर चर्चा करते हैं। ये खुद चर्चा से भाग रहे हैं जी। कुलदीप यादव जी, लोग खुद चर्चा से भाग रहे हैं। और रही जैसे ये बार बार आरोप लगा रहे हैं चाइना पाकिस्तान के एजेंडे को ये बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। इन्होंने कभी भी सीरियस होकर के हिंदुस्तान की जनता के काम सुनिए मेरी बात, सिर्फ सत्ता के भूखे हैं। सत्ता हथियाने के लिए किसी भी तरीके से किसी भी हद तक ये लोग गिर सकते हैं। एक समय ये था, जैसे ये सेना की बातें कर रहे हैं, कि सेना के जवान बॉर्डर पे मारा जाता था, उसकी बॉडी तक भी नहीं आती थी, उसकी अस्थियां तक भी नहीं आती थी। आज जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है, सरकार जितने भी फौजी हैं उनको फ्री हैंड दिया गया। चाइना पाकिस्तान सर एक एक करके बात करिए, एक एक लोग बोलिए। पूरे वर्ल्ड के अंदर देश की सेनाओं से कोई मुल्क टक्कर नहीं ले सकता। और आज रक्षा क्षेत्र में हमारा देश पूरी तरह मजबूत हो चुका है, इन्हें पच नहीं रहा है। ये लोग क्या करते थे, पहले जब डीले होती थी आर्म्स की, तो उसमें लोग दलाली खाते थे, जैसे बोफोर्स कांड, वो जग जाहिर है किस प्रकार इनके नेताओं ने दलाली खाई थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी भी हथियार डील में कोई दलाली नहीं है, दलालों को एंट्री नहीं है। और राजनीति में अब विपक्ष का भी सुपड़ा साफ होने जा रहा है 2024 में। जैसे जैसे 2024 आ रहा है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये अपनी गिरबान में झांक के दिन नहीं देख रहे हैं, क्योंकि दामन इनका खुद मैला है, अपने दामन को नहीं साफ कर पा रहे हैं।
और आज इन्हें मणिपुर मुद्दा हाथ लगा है क्योंकि वहां भी इनके गुंडे काम कर रहे हैं जी। और ये जिम्मेवारी से बात करते हैं, कहीं जी। फौज पे आरोप लगाते हैं, कहीं मैं कहता हूं कि जो गुनेगार है वो गुनेगार जल्द से जल्द मणिपुर के गुनेगार सलाखों के पीछे होंगे, उन्हें सजा मिलेगी सख्त से सख्त। सबको लगभग चिन्हित किया जा चुका है और जैसे ये बकवासबाजी कर रहे हैं नेशनल चैनल पे बैठ करके इतने हथियार दे दिए, ऐसा लगता है कि जैसे हथियार इन्होंने दिए हैं। हमारे पास सरकार के पास आंकड़े नहीं है, इनके पास आंकड़े हैं, कहां से ढूंढ के आंकड़े ला रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। संघ परिवार की सरकार है और पहले आप अपना सुंदर से मुखौटा तो दिखाइए, आप पर्दे के पीछे छुपने की बातें क्यों कर रहे हैं? सामने आइए आप। निदेशक प्रदीप करुलकर, डीआरडीओ का निदेशक, संघ का प्रचारक, पाकिस्तानी दलाल, ये मेरे सामने अखबार है। मैं दूसरा आपको दिखाता हूं। जिस समय एयर स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक का सही जगह निशाना लगा, भूपेंद्र भैया लेकिन एक भी पाकिस्तानी सैनिक का जवान पाकिस्तानी नहीं मारा गया। पाकिस्तान की गोद में बैठ के सुषमा स्वराज जी का विदेश मंत्री, उनका बड़ा बयान एक लोग बोलिए, एक लोग बोलिए। राजू एक बात सुनिए, इनको देखिए, मैं आपको बताऊं, इनके एक बात बताते हैं, ये विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। मैं इनसे कहता हूं, आप विपक्ष के सब नेताओं को जेल में डाल दो। क्या मणिपुर में आप सबको चोर बता दो, सबके घर ईडी भेज दो, सबके घर सीबीआई भेज दो, सबको गिरफ्तार करा दो। क्या मणिपुर में शांति आ जाएगी? भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में काम नहीं करती है। शांति के लिए सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपके कहने से इनको चुप कराओ ना एक बार। राजू चंदेल जी, भूपेंद्र रावत जी की बात पूरी होने दीजिए। सुनो, एक मिनट सुनिए, आपको दोबारा बता रहा हूं। ये प्रदीप करुलकर है, डीआरडीओ का अध्यक्ष रहे, निदेशक जी। ये हमारे देश में डीआरडीओ बहुत बड़ी जो सेना के अनुसंधान करने का काम करती है, उसके निदेशक पाकिस्तानी दलाल, ये सावरकर के बड़े भक्त, ये आरएसएस के प्रचारक रहे। अब आप समझ लो एक बात। दूसरी बात है, दुनिया के देशों में भ्रमण करने से पहले नरेंद्र मोदी ने तो पीढ़ियों से पुराना चीनी के साथ अपना नाता रिश्ता बताया। 2007 से पूरे भाजपाई नेता वहां जा रहे हैं और कहा चीन। मैं फिर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, बहुत गंभीरता के साथ ये सुने। हमारे देश के सामरिक दृष्टि से पूरे बंदरगाह, हमारे देश के एयरपोर्ट, हमारे देश के रेलवे लाइन और हथियार बनाने की कंपनी एक चीनी है, उसका नाम है चांग चुंग लिंग। उस चांग चुंग लिंग को अदानी के नाम पर बेच दिए गए। अब आप समझो, सामरिक दृष्टि से हथियार बनाने के कारखाने भी आपने भारत सरकार के चीनी के हाथ बेच दिए, बंदरगाह आपने चीनी को बेच दिए, आपने एयरपोर्ट चीनी को बेच दिए। चांग चुंग लिंग के 20 लाख शेयर होल्डर है अदानी का। मैं आपके माध्यम से आरोप, देखिए ये इसको जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे देश को जो चला रहे हैं, आपको मालूम है, आपको इतनी जानकारी कई बार उसे करते हैं तो सबसे खतरनाक गुंडा होता है। और आप जानती है, ये भी जानता है कि तड़ी पार रह चुका शख्स जब सत्ता के शिखर में बैठेगा तो क्या करेगा। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, देखिए जब बात निकलेगी दूर तक जाएगी। मैं कहना चाहता हूं जांच हो जी। क्या कारण है कि 4 मई को पुलिस से लूट के ले गए, पुलिस से उन महिलाओं को पुलिस ने, और पुलिस क्यों नहीं बुलाई, इस पर ये कुछ नहीं बोलते। लड़के अपनी बहन की हिफाजत के लिए उसकी गोली मार के हत्या कर दी, पुलिस नहीं गई। उसके बाद उनको नंगा कर दिया गया, पुलिस नहीं गई। उनके साथ गैंग रेप किया, पुलिस नहीं गई। उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की, पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की। 5 लाख में 6 लाख से ज्यादा गोलियां, 5,000 ज्यादा राइफल और मशीन गनों की डकैती नहीं, जो सरकार ने 100 पर कह रहे लूट के ले गए, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देश जानना चाहता है कि यदि नरेंद्र मोदी को यह जानकारी नहीं थी कि मणिपुर की सरकार ने हथियार सौंप दिए मैतेई को, और मैतेई समुदाय नंगा करके परेड कर रहा है, गैंग रेप कर रहा है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी को यह जानकारी नहीं है तो डूब मरना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। और जानकारी है, षड्यंत्र के तहत मौन है, तब भी डूब मरना चाहिए। मैं सरकार गिरेगी कि नहीं, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं इंडिया के अलायंस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। अविश्वास प्रस्ताव यह कहता है
कि संसद में सरकार गिरे न गिरे, नरेंद्र मोदी को तो मणिपुर पर मुंह खोलना पड़ेगा और इनको शर्म आनी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव के बाद तो बोलना पड़ेगा, उसे कहते हैं 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए। बिल्कुल यूरोपियन यूनियन की चिंता है। आपके सवाल का जवाब जरूर लेंगे राजू चंदेल जी से, लेकिन उससे पहले कुलदीप यादव जी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप यादव जी, जिस हिसाब से नया नाम रखा गया, क्या नए नाम से आपका पुराना अस्तित्व छुप जाएगा? और क्या मणिपुर के मुद्दे को जिस हिसाब से बीजेपी आरोप लगा रही है कि मणिपुर के मुद्दे को जिस हिसाब से उछाला जा रहा है, उस हिसाब से यूपीए का जो अस्तित्व है वो छुपने वाला नहीं है? कुलदीप यादव, देखिए मैं पहले ही साफ कर दिया विपक्ष हमेशा देश के साथ खड़ा है और आम आदमी पार्टी के पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान जब पंजाब का माहौल कुलदीप यादव जी जिस पार्टी की आज आप सुनिए, कुलदीप यादव जी दिन से 85 दिन होने जा रहा है। कुलदीप यादव जी जिस पार्टी की आज आप तारीफ कर रहे हो, कुलदीप यादव जी तो जाकर मुंह खोलते हैं कि ऐसी हजारों घटनाएं हैं और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा बेशर्म है और जो बीजेपी के प्रवक्ता लोग हैं ये आज बोलते हैं कि ये सब जानकारियां कहां से ढूंढ के ले आ रहे हैं। अरे भाई पढ़े लिखे होंगे तो आपके पास जानकारी होगी। आप सब आरएसएस और अंधभक्ति से जरा दूर हटोगे तो देश की इतिहास आपको मालूम पड़ेंगे। और मणिपुर पे विपक्ष राजनीति नहीं कर रही है और आप सब राजनीति करवा रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं सिर्फ 2024 के लिए कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बनाकर 2024 में फिर सत्ता पे आने के लिए। लेकिन ये इंडिया जो महागठबंधन बना है, ये आप सबको साम दाम दंड भेद जिस प्रकार से आप समझोगे, जिस भाषा में समझोगे, उसी भाषा में आपको समझाने के लिए कमर कस चुकी है और देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी घबरा चुके हैं। इसीलिए 38 पार्टियों का गठबंधन कर रहे हैं और मणिपुर के मुद्दे पर कायरों की तरह भाग रहा है मोदी, कायरों की तरह भाग रहे हैं। तो इनके पास जवाब नहीं है। जी राजू चंदेल जी, इनका आरोप है कि आप एनडीए से जो आपके इंडिया नया गठबंधन है उससे एनडीए डर चुका है और यही वजह है कि आप 38 दलों का साथ लिया गया है और कुछ दल ऐसे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। राजू चंदेल जी, देखिए आज महाठगबंधन पूरी तरह घबरा चुका है और हर जगह हर राज्यों में ये एक्सपोज हो चुके हैं। और मणिपुर मामले में भी आप देखिएगा, जैसे मैं जिम्मेवारी के साथ मैं कहता हूं कि इनकी पोल खुलने वाली है। कहीं ना कहीं ये लोग मणिपुर की आग को और घी डालने का काम कर रहे हैं। और देखें जांच अपनी चल रही है इसके ऊपर और इन गुंडों को जो भी ये शरारती तत्व है पता चल जाएगा किसके इशारे पे ये काम कर रहे हैं और ये जल्दी ही सलाखों के पीछे होंगे। काफी हद तक लोग गिरफ्तार करे जा चुके हैं। जी भूपेंद्र रावत जी, जहां तक की मेरी बात है जी, ये लोग जो अनाप शनाप जो बयान पाकिस्तान और चीन के एजेंडा को बढ़ा रहे हैं, उस तरह की बातें कर रहे हैं। कभी ये चले जाते हैं देश के बंदरगाहों की बात को लेके, कभी किसी टेंडर की बातों को लेके। तो एक मुद्दे पे लोग टिकने वाले नहीं है। ये लोग, इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा चुका है। पहले इन्हें दिमाग का अपना इलाज कराना चाहिए। और जो पर्दे के पीछे जनाब बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है पप्पू की जगह उन्हें बैठा देना चाहिए, क्योंकि पप्पू को तो बोलना आता नहीं है। कुलदीप यादव जी जवाब दीजिए। आपने अभी सुना होगा कि किस हिसाब से आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तो ये कि आप जिस पार्टी की आज तारीफें कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की, उन्होंने 2013 और 15 में पानी पी कर आपको कोसा था। सोनिया गांधी के खिलाफ लगातार जांच की मांग की गई थी और आज उन्हीं की तारीफें आपके मुंह से की जा रही हैं और पप्पू की जगह आपको बिठाने की बात कही जा रही है। कुलदीप यादव जी जवाब दीजिए। और भूपेंद्र रावत जी आपके पास आते हैं। तारीफ नहीं कर रहा हूं भगवंत मान की, मैं तारीफ इसलिए भगवंत मान का किया क्योंकि उन्होंने जब पंजाब का माहौल खराब था, उन्होंने
राष्ट्र को बताने का और राज्य की केंद्र की सरकार को बताने का काम किया। और यहीं पे एन बीरेन सिंह मौन रहे और 90 दिन बाद अगर वायरल नहीं होता, वहां तो नेट बंद करके रखे थे, वायरल नहीं होता तो ये तो अली बाबा 40 चोर की तरह गुफा में ही बैठे होते। और आज बता रहे हैं कि ये जांच करवा रहे हैं, पड़ताल करवा रहे हैं। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री खुद कायर हो, भाग खड़ा हो संसद से, उसके सेना आज क्या बातें करेंगे? क्या बातें करेंगे? बीजेपी के एनडीए सरकार के पास जवाब नहीं है मणिपुर पे बोलने के लिए। विपक्ष हर मंच पे इनको घेरने का काम करेगी। और ये हमारे माननीय राहुल गांधी जी को किन नामों से बोलते रहते हैं, और केवल एक ही नाम बोले थे सदन के अंदर, उनकी सदस्यता चली गई। ये हिटलर शाही आपकी 2024 तक चलने वाली है। उसके बाद आप क्या क्या होगा आप सोचिए। हिंदुस्तान की जनता आपको जवाब देगी, विपक्ष जवाब नहीं देगा। विपक्ष ने केवल तो भारत जोड़ो और जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया का ये तो एक नारा लेके चला है। ये तो हिंदुस्तान की जनता ने आह्वान किया है। बीजेपी को हटाकर देश को बचाना है, क्योंकि आपकी जो विचारधारा विश्व गुरु राम के आदर्शों पे चलने की बातें करते हो। आप सब तो रावण से भी गए गुजरे निकले। रावण के राज्य में भी नारी का सम्मान था, सीता सुरक्षित थी, लेकिन इस मोदी इस कायर के राज्य में हमारी देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, हमारे देश के किसान सुरक्षित नहीं, हमारे देश की फौजी भाई की पत्नी सुरक्षित नहीं है। और आप बोल रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं। आप हमारे देश का मणिपुर, जो हमारे देश का मणि है, उसको जलता हुआ छोड़ने का काम किए हो। किस मुंह से बोलते हैं बीजेपी वाले? मुझे बड़ा शर्म लगता है इनकी बातें सुनने में। बिल्कुल, भूपेंद्र रावत जी आपके पास आते हैं सीधा। जिस हिसाब से संसद में कार्रवाई होनी चाहिए, मणिपुर मुद्दे को लेकर चर्चा होनी चाहिए, दोनों पार्टियां तैयार नहीं है। नियम कानून कायदे की तरफ से मांग की जा रही है, लगातार नए चीजों को अप्लाई किया जा रहा। आपको नहीं लगता है कि राजनीति को एक तरफ रखकर मणिपुर मुद्दे को लेकर सदन में दोनों गठबंधन को बात करनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो? भूपेंद्र रावत। मैं बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, पूरे देश और दुनिया जानती कि हमारे देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जी। दुनिया ये भी जानती है कि नरेंद्र मोदी की इच्छा के बगैर बीरेन सिंह एक सेकंड भी मणिपुर के मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं। नरेंद्र मोदी, दुनिया ये भी जानती है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी की इच्छा के बगैर एक सेकंड भी गृह मंत्री की कुर्सी पर नहीं रह सकते। दुनिया ये भी जानती है कि मणिपुर का पुलिस प्रमुख जो वहां पर है, वो मोदी की इच्छा के बगैर वहां नहीं रह सका है। तब सवाल है कि सारे के सारे आपको बताना, आपके माध्यम से पत्नी भाजपा परिवर्तन, रेल को अगर झंडी दिखानी हो, शौचालय के गेट अगर खोलने हो, किसी को नौकरी का चिट्ठी अगर सौंपना हो, सारे आप अगर गालियां लेने का काम नरेंद्र मोदी करेगा तो गालियां खाने का काम कौन करेगा? नरेंद्र मोदी संसद में क्यों नहीं भाजपा की पूरी पोजीशन को रखना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट, आपने देखा महिला बाल विकास मंत्री, महिलाओं के नग्न होने पर सवाल हो रहे थे। भूपेंद्र रावत जी, समय का अभाव है, आप अपनी बात को 30 सेकंड में पूरा कीजिए, समय का अभाव है। मैं कहता हूं अगर तलवार अगर उनके हाथ में होती है रानी की, वो सवाल करने वाले का संसद में कत्ल, अगर उनके पास भी जैसे इनके गुंडों पास लाइट मशीन गन राइफलें हैं वहां पर मणिपुर में, अगर ऐसा कोई हथियार होता, मैं जब ऐसे कहता हूं गोली मार देती। इतना क्रोधित मैंने कभी नहीं देखा। सवाल होते और करेंगे। आखिरकार देश की महिलाओं को, देश की फौजानों को नंगा करवाने का हक भाजपा गुंडों को किसने दिया? सवाल है। चलिए राजू चंदेल जी, समय का अभाव है, इसलिए 30 सेकंड में जवाब दीजिए कि आखिरकार मणिपुर की जनता को कब न्याय मिलेगा? शांति बहाली की जो पूरा देश उम्मीद कर रहा है, वो कब देखने को मिलेगी? 30 सेकंड में जवाब दीजिए राजू चंदेल जी। मणिपुर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत ठोस कदम उठा दिए गए हैं।
ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है और ऐसे जो अराजक तत्व है उनकी धरपकड़ का कार्य भी बड़ी तेजी से मणिपुर के अंदर किया जा रहा है। और मैं बता देना चाहता हूं कि महागठबंधन 2024 में 50 सीटें से भी पार नहीं कर पाएगा। और आज महागठबंधन की जो हमारी दीदी है वो चुप क्यों है, वो क्यों नहीं बोल रही है जी। वो कलकत्ता में भी घटना हुई है महिला के साथ, उस पर वो क्यों चुप बैठी है? क्या वहाँ महिला ने लोग आरोप लगा रहे हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चलिए कुलदीप यादव जी से फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं। नहीं कर पाएगा। इस बार विपक्ष का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और रही मणिपुर की, तो राजू चंदेल जी आपको रोकना चाहेंगे, राजू चंदेल जी आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि समय का अभाव है। लोग चर्चा करने में शामिल नहीं होना चाहते। बिल्कुल राजू चंदेल जी आपको यही रोकना चाहती हूँ। और कुलदीप यादव जी जिस हिसाब से लगातार मणिपुर मुद्दे को लेकर आप सरकार को घेर रहे हैं, आपके विपक्ष का डेलीगेट्स मणिपुर जाने वाला है, क्या लगता है कि वहां जाने से शांति बहाल होगी या बदहाल होगी? कुलदीप यादव देखिए, विपक्ष ने हमेशा देश की कोई भी राज्य हो हमेशा शांति का अपील करता है और देश में शांति बनी रहेगी तो राष्ट्र की विकास होगा। और ये बीजेपी के लोग जो है ये सिर्फ अडानी अंबानी के भक्ति करते हैं और यही लोग हैं आज इंडिया पे और इस इंडिया पे सवाल उठाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। पहले तो इनको शांत करवाइए, इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। राजू चंदेल जी, राजू इनको चंदेल शांत कराइए, इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। चलिए समय का अभाव है तो आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों लोगों ने अपना कीमती समय टीवी 100 पर साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस हिसाब से विपक्ष लगातार हमलावर है और मणिपुर पर सवाल है, संसद से लेकर सड़क तक पूरा बवाल मचा हुआ है। फिलहाल अभी तक की इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी 100।